कोस्तानी साहब, सर आपसे ही आगाज कर लेते हैं। सर बहुत सी बातें की जा रही हैं कि सुपर टैक्स को बेस बना के कहा जा रहा है कि जनाब इसमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन आपको लगता है कि सुपर टैक्स रिलीफ में वो जो महंगी अशिया है वो सस्ती हो जाएंगे, गरीब को इसमें कोई रिलीफ मिलेगा? क्योंकि मेजर कंसर्न तो इस वक्त गरीब तबका है जो कि 44% पाकिस्तानी है। बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम इशू पे मुझे बात करने के लिए अपने प्रोग्राम में मदऊ किया जी। देखें, पहली बात यह है कि जो अप्रैल 10 अप्रैल को जो सिचुएशन थी, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पे खड़ा था। बिल्कुल ठीक है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की कोशिशों से 16 माह की PDM हुकूमत और मौजूदा 1 साल की हुकूमत, पाकिस्तान इस वक्त बहुत अच्छी और दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है। और जो महंगाई के हवाले से जो हमने IMF के जो उस वक्त के शराइत थे, मुश्किल फ़ैसले किए थे, पाकिस्तान की आवाम पे महंगाई का बोझ बढ़ा था, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह कम हुआ है। और मैं इस पे पाकिस्तान के अवाम को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि सियासत के बजाय रियासत को मैं तरजीह दूँगा, और अवाम ने ये जो महंगाई का बोझ और मुश्किल फ़ैसले बर्दाश्त किए। आज हम ये दावा से, बल्कि मैं नहीं कह रहा, आप तमाम जरीदे, दुनिया के सर्वे रिपोर्ट्स और जो इंडिकेटर है वो देख लें, आज दुरुस्त सिमत में महंगाई कम हुई है, 38% से सिंगल डिजिट में महंगाई आई है। और पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला है वो भी बढ़ा है, पाकिस्तान की मईशत ठीक सिमत में चल रही है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि पाकिस्तान में इस वक्त दूध और शहद की नहरें बह रही है, ये तो हम नहीं कह रहे। मगर हमने जो चैलेंज कबूल किया था, हमने पाकिस्तान में रियासत को बचाने का जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने नारा लगाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मेहनत से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। और इसमें मैं अपने फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, उनका मुकम्मल जो है हुकूमत के साथ और उसकी कोशिशें शामिल है, जिससे पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई है। के लेवल पे तो पूरी दुनिया मुतरफ है कि हमारी मईशत जो है वो उड़ान भर रही है, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और हमें उस चीज़ को भी सेट करने की ज़रूरत थी। 2 साल से ज़ायद का अरसा ले लिया आपकी गवर्नमेंट ने, लेकिन गरीब तबके के लिए क्या किया गया? अभी भी जो दालों की कीमत है, चावलों की कीमत है, चीनी की कीमत है, ये कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इनकी कीमतें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। तो गरीब आवाम को इस टैक्स से तो यही उम्मीदें हैं ना। आप 2023 और 24 और 25 की जो आलू, चीनी, आटा और इनकी कीमतों का मुआवजा करें, आज अच्छे रेट्स पे मौजूद है। मैंने कहा कि दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही, आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए गरीब आदमी जो है परेशान है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ अच्छा है, मगर उसको ठीक करने की हमारी नीयत है। हमने ये नहीं कहा था जिसने पाकिस्तान की मईशत तबाह की कि मैं चीनी आटा कम करने थोड़ी आया हूँ। हाँ, हमने ये चैलेंज कबूल किया था। हमने बिजली वज़ीर आज़म ने सस्ती की है जो महंगी हुई है, पेट्रोल 40 रुपये लीटर जो है जब से ये हुकूमत आई है सस्ता हुआ है। और मज़ीद हम इस पर, हमारी हुकूमत, हमारे फिनांस मिनिस्टर, उनकी टीम काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान की आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात और रिलीफ दिया जाए, गरीब आदमी को खास करके उसको इस पे काम जारी है और ये कंफर्ट जोन में लाया जाए। बिल्कुल ठीक है। रोखड़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा IPP। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये आप सेकंड करेंगे वज़ीर मुमलिकत साहब की इन तमाम बातों से? और दूसरे एंड पे सुपर टैक्स की जो बात हो रही है, आप समझते हैं कि बड़ी कंपनी तो अरबों का मुनाफा कमा रही है, लेकिन मेजर कंसर्न हमारा तो सिर्फ ये है ना कि क्या गरीब और आम सारिफ को इस सुपर टैक्स रिलीफ जो बात की जा रही, सो कॉल्ड सुपर टैक्स, इसमें कोई आम आदमी का फायदा होगा? आई डोंट नो जी, मैं अभी आई हैव टू स्टडी, ये पढ़ना पड़ेगा सुपर टैक्स वाला। लेकिन मुझे जो ये एक सब्जेक्ट भी मुश्किल सब्जेक्ट है, इसके ऊपर वही बात कर सकता है जिसको इकोनॉमी का, इस पैसे का, बजट्स का, जिसको चलें बर्ड्स आई व्यू ले लें जो अभी तक की कारकर्दगी, आप उस पर बात कर लें कि अभी मैं जो चीज़ों को देख रहा हूँ वो ये है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और चीज़ें बेहतर होने की तरफ एक दुरुस्त सिमत के अंदर जो पेशरफ्त है वो नज़र आ रही है, एक एक्टिविटी, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम कहते हैं ना जी गरीब तबके को जो क्या रिलीफ मिलेगा, हमारे पास गरीब तबका नस्ल दर नस्ल है।
ये शायद एक अफ्रीका के अंदर होगा या हमारे अंदर कुछ सिस्टम है। इंडिया की हालत तो खैर बहुत हमारे से तबाह है इस मामले में, लेकिन हमें इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए जब तक हम जराए और पैदा नहीं करते जिसके अंदर लोग जाएं, पढ़ें, मेहनत करें और पैसा कमाएं, स्ट्रगल करें, क्योंकि हमारे पास गरीब तबका यानी मस्कीन कोई आदमी एक टाइम के लिए तो गरीब हो सकता है, लेकिन फिर एफर्ट करके ऊपर आ सकता है। हमारे पास नस्ल दर नस्ल ये एक बहुत बड़ा बैग इकट्ठा हो गया है और इनको फाल करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी की जरूरत है, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री की जरूरत है, कॉटेज इंडस्ट्री की जरूरत है। और मेरा ख्याल है कि हम इस सिमत के अंदर जा रहे हैं और ये जब तक हम ये काम नहीं करते तो आज जितना मर्जी अच्छा बजट पेश कर दें, आज के 10 साल बाद भी ये तबका उसी जगह पर रहेगा। तो वी हैव टू एलिवेट देम। अभी बच्चे एजुकेशन की तरफ जाना शुरू हो गए, यूनिवर्सिटीज की तरफ जाना शुरू हो गए, तो वहां से जाकर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ को आगे निकले। तो ये चीजें हमारे करने की हैं। ओवरसीज मिनिस्ट्रीज के अंदर जो है बाहर भेजने काम करें, स्किल्ड लेबर हमारे पास बहुत ज्यादा तैयार करके हम बाहर भेज सकते हैं ताकि लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर हो सके और वो अपनी जिंदगियों को बेहतर गुजार सके। अब रिसेंटली जो गवर्नमेंट जिस तरीके से चल रही है, नजर ये आता है कि इकोनॉमी भी फोकस है और साथ लॉ एंड ऑर्डर भी, क्योंकि हमें जो समझ आया है अपनी जिंदगियों में, हमारी जो कंट्री जैसे हम सेकंड वेव और थर्ड वेव के दरमियान का एक मुल्क हैं, तो हमें ये समझ आया है कि हमारा जो तमाम का तमाम इकोनॉमी है या तमाम की तमाम जो ग्रोथ है वो बेस बुनियाद उसकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर होगी तो चीजें बेहतरी की तरफ चलेंगी, इस्लाहात रिफॉर्म्स होंगी, तो लोग ये प्लॉट शलॉट आप देखें कि 2 करोड़ का प्लॉट, 10 करोड़ का प्लॉट, लोगों ने अपने कारोबार छोड़ के प्लॉटों के अंदर गेम डाल दी। तो तब ये गवर्नमेंट क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स बना रही है कि अब प्लॉटों से निकलकर लोग पैसा उस सिमत में लगाएं कि जहां जाए। और आखिरी पॉइंट, हमारा जो बैंक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारा बैंक जो है वो चलता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पैसों के साथ। जो लोगों के दुनिया पूरी के अंदर आपके और मेरे पैसे पे बैंक चलेगा, गवर्नमेंट पे नहीं। यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर इन्हिसार है बैंक का। और बैंकिंग सिस्टम को पता नहीं, आप मेरे ख्याल में आई डोंट नो, हमने वो जो स्कीम्स लाई ब्लैक को व्हाइट करने की, वो ठीक नहीं थी मेरे ख्याल में। अभी भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके नीचे अरबों रुपया उन्होंने अपने पास रखा हुआ हो। तो हाउ टू गेट देम लेजिटिमेट बैंकिंग सिस्टम, कैसे आपके और मेरे यानी हमें एतमाद हो कि हम बैंकिंग सिस्टम पे चले जाएं, फिर कोई ऐसी सिक्योरिटी हो कि ये नहीं है कि कल कोई भी उसका अकाउंट ब्लॉक कर दे। तो कुछ रिफॉर्म्स जो आ रही हैं इनमें मजीद की जरूरत है, तब चीजें ठीक होंगी। और मेरे ख्याल में वो जो केओस था, जो एक बहुत बड़े लेवल पे केओस था, जब मैं उस डस्ट को सेटल डाउन होते देखता हूं तो चीजों को बेहतरी की तरफ डेफिनेटली जा रही हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चैलेंजेस हैं और जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है हमारे पास, इंडिया की पूरी कोशिश है कि वो ना आए और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का पूरा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला बहुत उम्मीद है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हमारा हम जाएंगे इंशाल्लाह फॉर द बेस्ट। और बहुत सी चीजें इस गवर्नमेंट ने की भी हैं और इसमें बेहतरी की जानिब है। लेकिन खेलदार साहब, ये जो हमने देखा कि मैशत का साइज तो बड़ा है लेकिन आम आदमी को उस तरह से फायदा नहीं हुआ। प्लस हमने ये भी देखा कि गंदम, चावल, गन्ना और कपास की पैदावार में जो है वो इतनी बड़ी कमी है। तो इस बारे भी कोई ब्रीफिंग दी गई, कोई मीटिंग में बात की गई कि आखिर क्यों किसान तबका इतना रूठा हुआ, उखड़ा हुआ क्यों है? उनको तो बड़ा फैसिलिटेट किया गया। यहाँ पर पंजाब की अगर बात की जाए तो सोलर सिस्टम लगा के दिया गया, सस्ती खाद दी गई, इसके बावजूद इतनी बड़ी कमी कैसे आ सकती सर? देखें, एक तो क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से फसलों में जो कमी आई है। दूसरा जो इजनास है या कमोडिटी के जो भी हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से चलते हैं। मगर हमारे यहाँ ज़ाहिर ज़राअत के लिए हमारे पास जो DAP, यूरिया, डीज़ल कीमतें ज़्यादा है तो काश्तकार ज़रूर परेशानी का शिकार है। मगर मैं समझता हूँ हुकूमत पंजाब और मरकज़ी हुकूमत ने पूरी कोशिश की है काश्तकार को। पंजाब में इस सिलसिले में बहुत सी स्कीमें जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा ने मुतारफ़ कराई, ट्रैक्टर स्कीम हो, सोलर का आपने जिक्र किया, इसी तरह और भी।
तो ज़ाहिर फसलों का पानी पे भी अगर कमी होती है उस पर भी काश्तकार को नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये वजूहत है, मगर मैं समझता हूँ ये हमारा मुल्क है ज़रूरी आमदनी पे या ज़राअत पे हमारा डिपेंड है, और ज़राअती जो है वो सब कुछ है। तो इसलिए हुकूमत इस जो मौजूदा नया बजट है उसमें कोशिश करेगी ज़राअत की तरक्की और उसकी बेहतरी के लिए इक़दामात और उसके लिए कदम उठाए जाएंगे, और इसी तरह सूबे भी अपना काम कर रहे हैं। जो बात रोकड़ी साहब ने भी कही, मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान को दो चैलेंजेस है जिसका रोकड़ी साहब ने भी इज़हार किया। एक मईशत को, दूसरा दहशतगर्दी। ये दो ऐसी चीज़ें जो जुड़ी हुई है हमारे जो तरक्की से। तो इंशाल्लाह हमने दहशतगर्दी में भी हमारी कामयाबी हमेशा हमारी पाक अफवाज ने की है कामयाबियाँ, और जो बलूचिस्तान या KPK में दहशतगर्दी है उसको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के थ्रू हमने उनके जो हमारा दुश्मन है उनको नाकाम किया है। और जो हमारा मुखालिफ है, हमारा जो दुश्मन है, वो चाहता है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमज़ोर हो, दहशतगर्दी में वो सीधा सीधा मलूस है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मौजूदा हुकूमत को ये दो बड़े चैलेंजेस हैं जिसको हम निमट रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें हमें कामयाबी होगी। जो 2022 की पोजीशन से आज हम कंफर्ट जोन में हैं और बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, और हमारी मईशत भी ठीक हुई है। तो इंशाल्लाह हुकूमत की पूरी जो इस दो चीज़ों पे फोकस है, दहशतगर्दी का खात्मा और मईशत को ठीक करना, ये दो, और कोई हमें चैलेंज नहीं है इस वक्त मौजूदा हुकूमत को। सबसे ये दो बड़े चैलेंज हैं जिसको हम इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इसको निपटेंगे और इनको हल करेंगे।